अभी तापसी पन्नू एक न्यूज शो में गई थी। वहां एक एंकर ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तापसी बहन ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और फिर हंसते हुए कहा कि मैं अभी भी इंडिया में रहना चाहती हूँ। ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। बेसिकली बहन सीधे सीधे कह रही थी कि अगर मोदी का नाम ले लिया तो उस बहन को इस देश में नहीं रहने देगा। एनीवेज, अब तापसी पन्नू किसे चुन रही है, किसका मजाक उड़ा रही है, मुझे उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जिस तरीके से बहन ने कहा कि मोदी का नाम नहीं लिया तो उसे इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा, वो इस बहन के दोगलेपन को दिखाता है। ये सब कह के तापसी पन्नू दिखाना चाहती है कि आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल है कि अगर आप मोदी के खिलाफ जरा कुछ बोल दो तो आपका रहना मुश्किल कर दिया जाएगा इस देश में, या फिर आपको इस देश से ही निकाल दिया जाएगा। पर सच ये है कि असल में ये लॉबी खुद को एक दबाई हुई वॉइस के रूप में दिखाना चाहती है, ताकि जो इनकी रेलेवेंसी खत्म हुई है इतने सालों के अंदर, उसको कुछ बचाया जा सके। आपको पता है कि सालों से एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी डिक्टेटर है, देश में डिक्टेटरशिप आ चुकी है, आवाजों को दबाया जा रहा है और मोदी को हिटलर बोलते बोलते 15 से ज्यादा साल हो चुके हैं लोगों को। पहली बार 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर साबित करने की कोशिश की गई थी और बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छापा गया था जिसमें हिटलर से उनकी तुलना की गई थी। इसके बाद आरएसए के एक लीडर गोविंदाचार्य ने उन्हें डिक्टेटर कह दिया था। इसके बाद कांग्रेस के एक सम्मेलन में उनको तानाशाह बोला गया था। फिर केशुभाई पटेल ने उन्हें हिटलर से कंपेयर कर दिया था। जूनागढ़ की रैली में केशुभाई पटेल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब 2014 में मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब मोदी पर ऐसे अटैक्स डबल डाउन हो जाते हैं, चाहे वो विशाल डडलानी हो, मीम अफजल हो, दिग्विजय सिंह हो, फारूक अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर तरुण गोगोई हो। कोई इन्हें हिटलर बोल रहा है, कोई डिक्टेटर बोल रहा है, कोई फला ढिमका, यही सब चल रहा था। इवन भाई साहब ममता बनर्जी हो, डिक्टेटरशिप चलছে, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अरविंद केजरीवाल हों, मतलब कोई लीडर ऐसा बचा होगा जिसने मोदी को तानाशाह ना बोला हो, हिटलर ना बोला हो। एंड भाई साहब ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अदरवाइज मोदी को माँ बहन की गालियों से लेकर मर जाने तक की बातें की गई हैं। पर क्या कभी इन सारे लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा है? सोचकर देखिए जरा, क्या इन सब लोगों का इस देश में रहना मुश्किल हो गया है? उल्टा ये लोग मोदी को गाली देकर उल्टा अपनी राजनीति को और ज्यादा चमका चुके हैं। तो ऐसे में या तो अब तापसी पन्नू जी का दिमाग पगला हो चुका है या फिर मोदी बहुत ही फर्जी डिक्टेटर है। एनीवेज, अब असली डिक्टेटरशिप क्या होती है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। 1950 में रोमिला थापर के भाई रोमेश थापर ने अपनी जनरल क्रॉस रोड्स में नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया था और उसके बाद नेहरू ने उस जनरल को ही बंद कर दिया था। इसके बाद पोइट मजरूह सुल्तानपुरी को इसलिए जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें वो नेहरू को हिटलर से कंपेयर कर रहे थे। सोचिए, एक तरफ मोदी को हिटलर कहने वाले का पॉलिटिकल स्टेचर और बढ़ गया, दूसरी तरफ नेहरू को हिटलर बोलने वाले को जेल ही भेज दिया गया। इसी तरीके से गांधीयन विचार रखने वाले धर्मपाल जी ने एमपीज को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने नेहरू के इंडो चाइना वॉर के मिसमैनेजमेंट के कारण मोरल ग्राउंड्स पर रेजिग्नेशन की मांग कर डाली थी नेहरू की। इसी बात पर नेहरू ने इन पर भारी सेडिशन चार्जेस लगाकर तिहाड़ जेल भेज दिया। ऐसे ही आप इनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी की बात कर लो। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को खोते देख शांति से हार मानने की बजाय 25 जून 1975 को भारत के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी थी। आसान भाषा में कहें तो एक्चुअल डिक्टेटरशिप जो 21 महीनों तक चली थी वो थी। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस ला सकती है और 1972 के अप्रैल में 25th अमेंडमेंट लाया गया। इसके तहत प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया और कहा गया कि पब्लिक यूज के लिए अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट सरकार ही तय करेगी, उसमें कोर्ट्स किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इमरजेंसी के लागू होते ही ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम को ताक पर रख दिया गया था। इसके बाद प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अखबार तो बाद में फिर छपने भी लगे, लेकिन उनमें भी क्या छापा जा रहा था ये पहले सरकार को बताना पड़ता था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पहले वो पूरी खबर चेक करानी पड़ती थी और तब जाकर वो अखबार में छपती थी। पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में ठूस दिया गया था। मोरारजी देसाई, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, अरुण जेटली, एच.डी. देवेगौड़ा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, एम.के. स्टॉलिंग, नानाजी देशमुख। भाई साहब नाम लेते लेते थक जाऊंगा लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी।
इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। जो न्यूज़पेपर उनके खिलाफ न्यूज छापने की जरूरत करते थे ना, उनको बंद कर दिया जाता था। और ये सिर्फ इंदिरा गांधी तक सीमित नहीं था। अगर कांग्रेस की बात चली रही है तो आप देखिए कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। जर्नलिस्ट सीमा आजाद को फेक यूएपीए लगाकर गवर्नमेंट केस में अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में 2012 में इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना होने के कारण इनको छोड़ दिया गया था। 2007 में ही जर्नलिस्ट प्रशांत राही को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि 2011 में फेक एलिगेशंस के कारण कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। 2010 से 2013-14 के बीच में जब एक के बाद एक स्कैम्स बाहर आ रहे थे तो कांग्रेस ने मीडिया को रोकने की जी तोड़ कोशिश की थी। इंटरनेट यूजेज के बाद जब कांग्रेस के घोटाले सर्कुलेट होने लगे थे तो कांग्रेस ने ट्विटर, जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स, राइट विंग ग्रुप सब बैन कर दिए थे। दिल्ली से 2 पत्रकार शिव अरोर और कंचन गुप्ता के ट्विटर अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के ट्विटर अकाउंट्स और वेबसाइट्स सीधे बैन कर दिए गए थे। और ये तो मैंने इनकी हरकतों को आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाया है। संतोष नाम के जर्नलिस्ट को आधी रात को उठवा लिया गया था क्योंकि उसने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल दिया था। छत्तीसगढ़ में इंडिया राइटर्स नाम की मैगजीन के एडिटर नीलेश शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया था कांग्रेस के खिलाफ छापने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने ऐसे कांड किए थे। आप अरविंद केजरीवाल को देख लो, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर काफी रोते रहते हैं। इनकी पंजाब सरकार ने एक यूट्यूबर को उठवा लिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के बाहर हो रहे देह व्यापार के धंधे को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बना दी थी। और बता दें, अब निखिल को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस की ये गाड़ी जम्मू पहुंची और इस गाड़ी में तलवार जो है वो पड़ी, जिसको लेकर जो है यहाँ पर विजयपुर पुलिस स्टेशन के पास यानी कि एसडीपीओ जो है एसडीपीओ ऑफिस के बाहर जो है हंगामा। ये देखिए एसएचओ जहीर मना जो यहाँ पर, और देखिए दूसरी तरफ रचित कौशिक जो सब लोकतंत्र नाम का चैनल चलाते थे, उनको पंजाब पुलिस अरेस्ट करने मुजफ्फरनगर चली गई थी। वहीं पंजाब पुलिस तजिंदर बग्गा को पकड़ने के लिए दिल्ली तक पहुंच गई थी। इनफैक्ट कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पुलिस का इलीगल तरीके से यूज करती है पंजाब, वो भी सीधे अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। पंजाब कांग्रेस कमेटी के चीफ अमरिंदर सिंह राजा का भी यही इल्जाम है। ऐसे ही ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश कम्युनिस्ट पार्टी भी करती रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा गांव के एरियाज में ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को और कांग्रेस सपोर्टर्स को घरों से निकाल कर उनकी जमीनें छीनी गई थी। कुछ मामलों में तो जो लोग लेफ्ट को वोट नहीं करते थे उनको तालाब से पानी तक नहीं भरने दिया जाता था। बाकायदा कहा जाता था कि अगर लेफ्ट को वोट नहीं दोगे तो प्यासा मार देंगे। कुछ मामलों में तो नरसंहार तक कर दिए गए ताकि डर बैठाया जा सके। सैनबारी मर्डर्स में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। खून चावल में मिलाकर उनकी मां को खिलाया गया था। मरीची झापी में हजारों हिंदू रिफ्यूजीज पर हमला कर दिया गया था। लगभग 1700 बंगाली हिंदू रिफ्यूजीज मार दिए गए थे। ममता बनर्जी ने भी अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए एक के बाद एक कांड किए हैं। अमित शाह के अनुसार बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर्स मारे जा चुके हैं। 2023 पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे गए और 2021 में 52 लोग मारे गए। कई बीजेपी वर्कर्स को राज्य छोड़कर भागना पड़ा। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी की सरकार कोई दूध की धुली हुई है, वो भी खूब कांड करती है। पर सच ये है कि इन लोगों से ज्यादा कांड बाकी हर सरकार ने कर रखे हैं और उन्हें किसी ने हिटलर नहीं कहा। और इसीलिए भारत के इतिहास को देखते हुए मोदी की जो सरकार है वो एक नॉर्मल सरकार है जो एट टाइम्स घटिया पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उनका गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बाकियों से बहुत बेटर है और इसीलिए लोग उनको बार बार चुनकर ला रहे हैं। और यही बात तापसी जैसे लोगों को हजम नहीं होती क्योंकि उनकी पूरी कोशिश के बाद भी मोदी हार नहीं रहा।